बैटल ऑफ बैनकबर्न इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में लड़ी गई थी और ये स्कॉटलैंड के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स में से एक है। इस लड़ाई के बारे में हॉलीवुड मूवी ब्रेवहार्ट में भी दिखाया गया। इस बैटल में स्कॉटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे रॉबर्ट द फर्स्ट, जिनको लोग रॉबर्ट द ब्रूस भी कहते थे, और इंग्लिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे उनके किंग एडवर्ड द सेकंड। लड़ाई शुरू होने से पहले रॉबर्ट द ब्रूस जानते थे कि उनकी सेना इंग्लिश सेना के कंपैरिजन में बहुत छोटी है और उनके पास उतना अच्छा इक्विपमेंट भी नहीं है, पर उनके पास कुछ ऐसी चीज थी जिसने लड़ाई का रुख पूरी तरह उनके फेवर में बदल दिया। ये कहानी है बैटल ऑफ बैनकबर्न की। कहानी शुरू होती है 18 मार्च साल 1286 से। ये वो दिन था जब स्कॉटलैंड के राजा अलेक्जेंडर द थर्ड अपनी नई वाइफ योलांडा से मिलने के लिए किंगहॉर्न जा रहे थे। क्वीन का जन्मदिन था और राजा चाहते थे कि वो उनसे उनके जन्मदिन पे मिले। जैसे आज के टाइम भी जब कोई वीआईपी ट्रैवल करता है तो उसके साथ कुछ लोग रहते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका एक पूरा एंटोराज होता है। वैसे उस जमाने में भी जब राजा मूव करते थे तो उनके साथ कुछ लोग होते थे और कुछ गाइड्स जो उनको लोकल रास्ता दिखाते थे। जब राजा चलना चाह रहे थे तब बहुत अंधेरा हो चुका था और मौसम खराब था, तो उनके साथियों ने कहा कि इस समय हमको नहीं निकलना चाहिए, हमको सुबह निकलना चाहिए। पर राजा ही चाहते थे कि अपनी क्वीन को जन्मदिन के दिन ही मिले और इसीलिए उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम रात के अंधेरे में ही निकलेंगे। तो घोड़े पे बैठ के राजा और उनकी पूरी पार्टी रात को चल पड़ी और कुछ समय के बाद, जब रात के 1-2 बजे थे, तब राजा अपनी पार्टी से अलग हो गए। पर कुछ देर के बाद उनके साथियों को एहसास हुआ कि उनके राजा तो उनके साथ हैं ही नहीं। फिर जब राजा को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो कहीं दूर पड़े हुए हैं। उनकी गर्दन टूटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। एग्जैक्टली आज भी किसी को नहीं पता कि राजा की मौत कैसे हुई थी, पर ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जैसे उनकी इंजरी हुई थी उसको देख के, और रात का अंधेरा था, घोड़ा जगमगा गया होगा, तो उसकी वजह से राजा गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। राजा अलेक्जेंडर द थर्ड के बाद स्कॉटलैंड की गद्दी की वारिस बनी मार्गरेट, पर 1290 में गद्दी पे बैठने से पहले ही उनकी भी मौत हो गई। इसी पॉइंट के बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में लड़ाइयां होने लगी। 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द फर्स्ट, जिनको हैमर ऑफ द स्कॉट्स भी कहते हैं, उन्होंने स्कॉटलैंड पे फोकस किया और शुरुआत के सालों में उन्होंने स्कॉटलैंड से काफी लड़ाइयां करी, जिसमें से बैटल ऑफ फैलकर्क भी शामिल था। इस लड़ाई में एक तरफ थे एडवर्ड द फर्स्ट और दूसरी तरफ थे विलियम वॉलेस, जो स्कॉटलैंड के लोगों को इकट्ठा करके राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। इस लड़ाई में विलियम वॉलेस और स्कॉटिश फोर्सेस की हार हुई और इसी हार के बाद वॉलेस ने गार्डियन ऑफ स्कॉटलैंड, जो उनके पास एक पदवी थी, उससे रिजाइन कर दिया। इसके कुछ सालों बाद तक इंग्लैंड का दबदबा स्कॉटलैंड पे बना रहा, पर साल 1306 में रॉबर्ट द ब्रूस की ताजपोशी स्कॉटलैंड के राजा के रूप में की गई। ये उस समय की बात थी जब इंग्लैंड का दबदबा स्कॉटलैंड पे बना हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मेरे रहते हुए स्कॉटलैंड का राजा कैसे बन रहा है। तो इसीलिए रॉबर्ट द ब्रूस के ताजपोशी के तुरंत बाद एडवर्ड द फर्स्ट ने स्कॉटलैंड पे हमला किया। जून 1306 में इंग्लिश फोर्सेस स्कॉटिश फोर्सेस एक बार फिर से आमने सामने हुई बैटल ऑफ बैथमन में, और इस लड़ाई में फिर से इंग्लिश राजा एडवर्ड द फर्स्ट की जीत हुई और रॉबर्ट द ब्रूस की हार हुई। इस लड़ाई के बाद वो अपने कुछ साथियों को लेकर यहाँ से भाग गए और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह बस जिंदा बचे रहे, इंग्लिश फोर्सेस उनको पकड़ ना पाए। स्कॉटिश कल्चर में ऐसा माना जाता है कि इसी लड़ाई से भाग के बचते हुए एक बार रॉबर्ट द ब्रूस एक गुफा में छुपे हुए थे और गुफा में उन्होंने देखा कि एक मकड़ी है जो जाले पे चलने की कोशिश कर रही है। वो बार बार जाले से गिर रही है और फिर आगे चलने की कोशिश कर रही है। ऐसा करते करते अल्टीमेटली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये चीज देख के रॉबर्ट द ब्रूस को हिम्मत आई और उन्होंने ये एहसास किया कि वो बार बार इंग्लिश राजा पे हमला करेंगे, उनकी फोर्सेस को तंग करेंगे और चाहे जीत ना पाए पर उनको यहाँ पे चैन से रहने नहीं देंगे। इस तरह से रॉबर्ट द ब्रूस एक बार फिर से अपने साथी को इकट्ठा करके इंग्लिश फोर्सेस को चैलेंज करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद स्कॉटलैंड की किस्मत चमकी, क्योंकि 1307 में इंग्लिश राजा एडवर्ड द फर्स्ट की मौत हो गई। इसी बात का फायदा उठा के रॉबर्ट द ब्रूस ने स्कॉटलैंड के अंदर ऐसे जितने स्कॉटिश कासल थे जिन पे इंग्लिश लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उन पे हमला कर करके वहां से इंग्लिश फोर्सेस को भगाया। उसके बाद उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि स्कॉटलैंड के तो किलों से इंग्लिश को हटाया ही, पर इंग्लैंड के अंदर भी इन्वेड करके कुछ नॉर्दर्न पार्ट में वो गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करके वहां पे जितनी फसलें थी, जानवर थे, उनको मार के भागते थे। तो किसी तरह से वो इंग्लिश फोर्सेस के हाथ में नहीं आ रहे थे, पर लगातार इंग्लिश फोर्सेस को तंग कर रहे थे। अब हम पहुंचते हैं साल 1314 में। स्कॉटलैंड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण किला है जिसको स्टर्लिंग कासल कहते हैं। उस जमाने में इंग्लिश में मानते थे कि जिस व्यक्ति के हाथ में स्टर्लिंग कासल है वो पूरे स्कॉटलैंड को कंट्रोल कर सकता है। तो स्टर्लिंग कासल की स्ट्रेटेजिकली स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस थी। इस समय पे स्टर्लिंग कासल के ऊपर इंग्लिश फोर्सेस का कब्जा था और उनके कमांडर थे फिलिप मोब्रे। रॉबर्ट द फर्स्ट जानते थे कि उनको इस किले पे कब्जा करना है, तो इसीलिए फिर वो हमला करने से पहले किले के आसपास घेराबंदी डाल के यानी सीज डाल के बैठ गए। इसके वजह से स्टर्लिंग कासल के अंदर जितनी इंग्लिश फोर्सेस थी वो बाकी दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ हो गई। फिर जून 1314 में मोब्रे
और रॉबर्ट द ब्रूस के छोटे भाई के बीच में एक डील हुई। मोब्रे ने कहा कि अगर 24 जून 1314 के पहले इंग्लिश किंग अपनी फोर्सेस को लाके यहाँ पे स्टर्लिंग कासल में इंग्लिश फोर्सेस की मदद नहीं करते हैं तो मोब्रे सरेंडर कर देंगे और स्टर्लिंग कासल को स्कॉटिश फोर्सेस के हवाले कर देंगे। जब इस डील के बारे में इंग्लिश किंग एडवर्ड II को पता चला तो वो बौखला गए और वो समझ गए कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टर्लिंग कासल हाथ से गया तो स्कॉटलैंड हाथ से निकल जाएगा। वो ये बात भी जानते थे कि स्कॉटिश फोर्सेस हमेशा से एक सेट बैटल, पिच्ड बैटल से डरते हैं। जब इंग्लिश फौज पूरी तरह अपने मैदान में उतरेगी तो स्कॉटिश फोर्सेस वो देख के ही भाग जाएंगे। इसीलिए एडवर्ड II ने अपनी आर्मी को बुलाया और ये ऐलान किया कि वो अब स्कॉटलैंड के ऊपर कूच करेंगे। एडवर्ड II के पास एक विशाल सेना थी जिसमें बहुत सारे फुट सोल्जर्स, कैवलरी और आर्चर्स भी थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हैवी कैवलरी, जिसमें राइडर्स के पास अच्छा इक्विपमेंट होता था, अच्छा आर्मर था और कई बार घोड़ों पे भी आर्मर लगा होता था। जब कभी भी दो साइड्स में लड़ाई होती है तो दोनों साइड्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जहां पे लड़ाई होने वाली है वहां पे अपनी फोर्सेस को जल्दी से जल्दी पहुंचाया कैसे जाए। इस चीज को मोबिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने वाला था तो वॉर के पहले रशियन फोर्सेस ने जहां से वो अपना अटैक शुरू करने वाले थे वहां पे अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। जब आप किसी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स को मोबिलाइज कर रहे हो तो इसमें आप पानी के रास्ते से सोल्जर्स को भेज सकते हो या फिर एयरलिफ्ट कर सकते हो या फिर लैंड बेस्ड व्हीकल जैसे ट्रक्स और जीप से एक जगह से दूसरी जगह अपने सोल्जर्स को पहुंचा सकते हो। पर ये आज की बात है। जिस बैटल की हम बात कर रहे हैं वो हुआ था 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में और उस समय मोबिलाइजेशन इतना फास्ट नहीं होता था। तो इंग्लिश फोर्सेस जो इंग्लैंड से निकल के स्कॉटलैंड जा रही थी ये मार्च करते हुए जा रही थी। सारे सोल्जर्स पैदल मार्च कर रहे थे बिना रेस्ट के। क्यों? क्योंकि सामने डेडलाइन थी कि 24 जून के पहले हमको स्टर्लिंग कासल के पास पहुंचना है, नहीं तो ये कासल हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोनों साइड्स की सेनाओं की। स्कॉटिश साइड पे लगभग 7,000 to 8,000 सोल्जर्स थे जिसके अंदर कुछ आर्चर्स थे और ज्यादातर फुट सोल्जर्स थे। उसके अलावा उनके पास लगभग 500 की लाइट कैवलरी थी। इस कैवलरी फोर्स को लीड कर रहे थे रॉबर्ट कीथ। दूसरी तरफ इंग्लिश साइड पे लगभग 2500 कैवलरी थी और ये हैवी कैवलरी थी, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके वॉरियर्स बहुत आर्मर्ड होते हैं, घोड़े आर्मर्ड होते हैं। उसके अलावा उनके पास जो फुट सोल्जर्स थे उनकी संख्या को लेके इंग्लिश और स्कॉटिश फोर्सेस में बहुत मतभेद है। इंग्लिश सोर्सेस अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि इनके पास लगभग 8,000 साढ़े 8,000 की फोर्स थी जिसके अंदर आर्चर्स और फुट सोल्जर्स थे। पर स्कॉटिश सोर्सेस ये कहते हैं कि इंग्लिश के पास स्कॉटिश फोर्सेस की डबल से ज्यादा लगभग 18 से 20,000 इंग्लिश फौजी थे। जनरली स्कॉटिश सेना इंग्लिश सेना के सामने एक पिच्ड सेट बैटल करने से बचते थे। ऐसा एक्चुअली हो चुका था पहले कि एक जब इंग्लिश आर्मी बैटलफील्ड पे आती थी तो उनकी साइज और उनके सोल्जर्स के आर्मर और उनके इक्विपमेंट को देख के स्कॉटिश सेना वहां से भाग जाती थी। इनफैक्ट ऐसा एक सीन ब्रेव हार्ट मूवी में भी दिखाया है जब एक बड़ी इंग्लिश फौज को देख के जो स्कॉटिश सोल्जर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमको लड़ाई नहीं करनी है, हमको जहां से निकलना है। और उसके बाद फिर विलियम वॉलेस अपने कुछ साथियों को लेके बैटलफील्ड पे आते हैं और जो स्कॉटिश फौजी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे उनको मोटिवेट करते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर लड़ाई में जीत भी होती है उनकी। इस बार भी रॉबर्ट द ब्रूस ने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, अब चाहे इंग्लिश कितनी बड़ी आर्मी भी लेके आ जाए, हमको यहीं पे रुक के उनका सामना करना है। स्कॉटिश आर्मी की बैटल टैक्टिक बहुत ही सिंपल थी। वो ये बात जानते थे कि इंग्लिश आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी हैवी कैवलरी। तो उन घोड़ों को रोकने के लिए स्कॉटिश सोल्जर्स एक सर्कुलर या फिर एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में बाहर की तरफ फेस करके खड़े हो जाते थे और उनके पास एक बहुत लंबा सा भाला होता था लकड़ी का, लगभग 4 से 5 मीटर, और उसके एंड पे एक लोहे का टिप लगा होता था। तो जो आगे वाली लाइन है वो घुटनों पे बैठते थे इस भाले को लेके और उनके पीछे जो लाइन है वो चेस्ट हाइट पे इस भाले को लेके खड़े होते थे। और ये जो फॉर्मेशन वो बनाते थे इसको शिल्ट्रॉन कहते थे। एक शिल्ट्रॉन के अंदर 500 से लेके 1000 स्कॉटिश ट्रूप्स खड़े हो सकते थे और ये कैवलरी के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मेशन था। इसी तरह से स्पार्टन्स और एंशिएंट ग्रीक्स भी एक टिपिकल फॉर्मेशन में लड़ाई करते थे। अगर उस फॉर्मेशन का नाम आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैंने बहुत सारी वीडियो में इसके बारे में बात की है। रॉबर्ट ब्रूस इस बात को जानते थे कि जल्दी ही इंग्लिश आर्मी उनकी आर्मी से आके टकराएगी, इसीलिए उनके आने से पहले ही रॉबर्ट ने अपनी पूरी आर्मी को फॉर्मेशन में रेडी करके रखा। इंग्लिश आर्मी फिर 23 जून यानी एग्रीमेंट खत्म होने के बिल्कुल एक दिन पहले बैनकबर्न नदी के पास पहुंची और वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि स्कॉटिश आर्मी न्यू पार्क में एक स्लैंटिंग लैंड पे तैनात है। जो रास्ता स्टर्लिंग कासल की तरफ जाता था उस रास्ते को स्कॉटिश फोर्सेस डिफेंड कर रही थी। इसका मतलब यह था कि अगर इंग्लिश आर्मी को स्टर्लिंग कासल तक पहुंचना है तो पहले उनको इस स्कॉटिश आर्मी को हराना पड़ेगा। स्कॉटिश फोर्सेस इस तरह से खड़ी थी कि उनके पीछे एक घना जंगल था, यानी जब उनके ऊपर अटैक बहुत जोर से हो रहा है और उनको लग रहा है कि वो बच नहीं पाएंगे तो भाग के जंगलों में छुप सकते थे। और उनके साउथ और ईस्ट साइड पे दलदली मैदान था जिसकी वजह से कोई भी इंग्लिश अटैक, चाहे वो कैवलरी का अटैक है चाहे वो इन्फेंट्री का अटैक है, उनके ऊपर फ्लैंकिंग अटैक्स नहीं कर सकते।
यानी स्कॉटिश फोर्सेस के साइड्स पे हमला नहीं कर सकते। इतनी अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी रॉबर्ट इस बात को जानते थे कि स्कॉटिश आर्मी का साइज इंग्लिश आर्मी के साइज से बहुत छोटा है और उनके सोल्जर्स के पास उतने अच्छा इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर इंग्लिश फोर्सेस इकट्ठा होकर अगर फ्रंटल असॉल्ट भी करते हैं, सामने से भी हमला करते हैं, तब भी स्कॉटिश लोगों के लिए उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। परंतु यहां आके इंग्लिश कमांडर्स ने गलती की। उन्होंने ये किया कि जैसे ही उनकी आर्मी का जो वैनगार्ड था यानी आगे वाला हिस्सा, जैसे वो बैटलफील्ड पे पहुंचा, तुरंत उन्होंने स्कॉटिश फोर्सेस को एंगेज किया। उन्होंने सारी आर्मी को इकट्ठा होने का, बैटल फॉर्मेशन में खड़ा होने का वेट ही नहीं किया। अब ये जो वैनगार्ड था, जो सबसे आगे वाली टुकड़ी थी, उसको लीड कर रहे थे हेनरी डे बोहन। उन्होंने देखा कि सामने स्कॉटिश फोर्सेस खड़ी हैं और उनके आगे है रॉबर्ट द ब्रूस, और उनके पहनावे से लग नहीं रहा है कि उन्होंने अच्छा सा आर्मर पहना है, और उनके हाथ में वेपन के नाम पे सिर्फ एक बैटल एक्स है। तो बोहन ने सोचा कि अगर मैं सीधे रॉबर्ट पे हमला करूं, उसको अगर मार दिया मैंने, तो एक झटके में हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। तो बोहन बिना अपनी पीछे की आर्मी का वेट करते हुए सीधा उन्होंने रॉबर्ट के ऊपर चार्ज किया। अब रॉबर्ट ने भी देखा कि सामने से बोहन आ रहा है और वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी हिले नहीं, और जैसे ही दौड़ते हुए उनका घोड़ा रॉबर्ट के घोड़े के पास आया, रॉबर्ट हल्के से साइड में हुए और अपने बैटल एक्स से उनके ऊपर वार किया और एक झटके में बोहन को उन्होंने मार गिराया। जब स्कॉटिश सेना ने देखा कि उनका लीडर इस तरह से फिजिकली एनिमी को एंगेज कर रहा है, तो वो भी बहुत मोटिवेट हुए। और इंग्लिश वैनगार्ड जो था, जब उन्होंने देखा कि हमारे लीडर इस तरह से मारे जा चुके हैं, तो वो भी घबरा के पीछे हट गए। इसके बाद 300 इंग्लिश घुड़सवारों ने स्टर्लिंग कासिल की तरफ जाने की कोशिश की, पर इनको एक स्कॉटिश शिल्ट्रॉन ने रोक लिया। जैसा स्कॉटिश सोल्जर्स ने सोचा था, उनके इस शिल्ट्रॉन फॉर्मेशन के सामने इंग्लिश कैवलरी फेल हुई और उनको भी वापस जाना पड़ा। फिर जैसे शाम हुई और किंग एडवर्ड II को पता चला कि इस दिन वो लड़ाई नहीं जीत सकते, उन्होंने तुरंत अपने सोल्जर्स को रुकने का ऑर्डर दिया और कहा कि यहीं पे अपना कैंप लगा लो। ये वो जमाना था जब शाम होती थी तो लड़ाई भी खत्म होती थी और दोनों साइड्स कैंप में जाते थे और एक दूसरे को कहते थे, भाई बाकी का कल करेंगे। फिर रात के अंधेरे में इंग्लिश कैंप से एक नाइट निकला और रॉबर्ट द ब्रूस के कैंप में गया और उनको जाके बताया कि आज जिस तरह से लड़ाई हुई है, आपने जैसे एक इंग्लिश कमांडर को मार दिया, ये सब देख के इंग्लिश सेना के अंदर मोराल काफी डाउन है। अगले दिन की सुबह जब एडवर्ड II अपने फौजियों को लेकर वापस कैंप से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि जंगलों से बाहर आके फिर से स्कॉटिश आर्मी उनके सामने खड़ी हुई है, स्टर्लिंग कासिल का रास्ता रोक के। स्कॉटिश आर्मी फिर धीरे धीरे इस इंग्लिश आर्मी की तरफ बढ़ रही थी और फिर अचानक से एक डिस्टेंस पे आके वो रुक गए और अपने घुटने टेक के बैठ गए। जब ये नज़ारा इंग्लिश किंग एडवर्ड II ने देखा तो वो खुश हो गए। उनको क्या लगा कि ये लोग हमसे मदद की या हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमको छोड़ दो, हैव मर्सी ऑन अस। पर उस समय किंग के एक साथी ने उनको बताया कि ये मदद तो मांग रहे हैं पर आपसे नहीं, भगवान से। ये वॉरियर्स या तो मर जाएंगे या तो अब जीत जाएंगे। इस बात का भी इंग्लिश किंग और उनकी सेना के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव हुआ, क्योंकि उनका मोरल ऑलरेडी बहुत डाउन था। इसके बाद इंग्लिश साइड से अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर ने इंग्लिश वैनगार्ड को लीड किया और जाके स्कॉटिश लाइन से टकराए, पर जल्दी ही उनको भी घेर के मार दिया गया। स्कॉटिश शिल्ट्रॉन लगातार इंग्लिश लाइंस को पीछे धकेल रहे थे और इंग्लिश कैवलरी भी बैनकबर्न नदी के वजह से मैनूवर नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए फाइनली उन्होंने फॉर्मेशन तोड़ दिया और बैटलफील्ड से भागने लगे। ये देख के एडवर्ड II के साथ जो कुछ नाइट्स खड़े हुए थे, उनको समझ में आ गया कि ये लड़ाई अब हम नहीं जीत सकते, हमारी हार यहाँ हो चुकी है और किसी ना किसी तरह से एडवर्ड II को यहाँ से सेफली निकालना जरूरी है। तो इसीलिए फिर लगभग 500 साथियों के साथ एडवर्ड II इस बैटलफील्ड को छोड़ के भाग गए। अपने लीडर को बैटलफील्ड पे ना देख के इंग्लिश फोर्सेस में बिल्कुल कोहराम मच गया और वो भी अपने फॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के भागने लग गए। इस तरह से रॉबर्ट द ब्रूस की लीडरशिप में बैटल ऑफ बैनकबर्न में स्कॉटिश आर्मी की जीत हुई। इस लड़ाई में इंग्लिश साइड पे लगभग 5000 से लेकर 10,000 कैजुअलिटीज हुई और स्कॉटिश कैजुअलिटीज उनकी सिर्फ 1/10 थी। तो आप कह सकते हैं कि ये विक्ट्री स्कॉटिश साइड के लिए बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री थी। बहुत सारे इंग्लिश फौजी अपने बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बॉर्डर के नजदीक पहुंचेंगे तो वहां से इंग्लिश फौजी आके इनकी मदद करेंगे। पर जब ये इंग्लिश फौजी यहां से भाग रहे थे तो स्कॉटिश फोर्सेस ने उनका पीछा भी किया और बहुत सारे इंग्लिश फौजियों को रास्ते में मार दिया गया। और जो इंग्लिश फौजी इन स्कॉटिश फौजियों से बच रहे थे, उनको कंट्री साइड पे रहने वाले स्कॉटिश सिविलियंस मार दे रहे थे। इस तरह से रॉबर्ट द ब्रूस की लीडरशिप में बैटल ऑफ बैनकबर्न में स्कॉटिश आर्मी की जीत हुई। इस लड़ाई में इंग्लिश साइड पे लगभग 5000 से लेकर 10,000 कैजुअलिटीज हुई और स्कॉटिश कैजुअलिटीज उनकी सिर्फ 1/10 थी।
तो आप कह सकते हैं कि ये विक्ट्री स्कॉटिश साइड के लिए बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री थी, जबकि उनकी फोर्स का साइज इंग्लिश फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम था। इंग्लिश किंग एडवर्ड II पहले यहां से निकल के स्टर्लिंग कासल की तरफ ही गए वहां शरण मांगने के लिए, पर फिर कासल के लीडर ने उनको कहा कि हम यहाँ पे आपको नहीं रख सकते क्योंकि कुछ ही देर में स्कॉटिश फोर्सेस इस कासल को भी घेर लेंगी और हम यहाँ पे सेफ नहीं होंगे। यहाँ शरण ना मिलने के बाद फिर इंग्लिश किंग अपने साथियों के साथ डनबर्ग कासल में गए और फिर वहां से भी निकल के वो आगे शिप में बैठ के यहाँ से दूर भाग गए। और इस पूरे टाइम कुछ स्कॉटिश सोल्जर्स का ग्रुप था जो लगातार उनका पीछा भी कर रहा था। तो आप कह सकते हैं कि स्कॉटिश सोल्जर्स ने कायदे से इंग्लिश किंग को यहां से खदेड़ा था। इस बैटल के बाद रॉबर्ट द ब्रूस ने स्टर्लिंग कैसल को कैप्चर कर लिया और उसके बाद उन्होंने इस कैसल को जला दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस कैसल को वापस को कैप्चर करे और स्कॉटलैंड के ऊपर नजर डाले। ये रॉबर्ट द ब्रूस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने इंग्लिश लोगों को हराया बट स्कॉटलैंड के अंदर भी उनका जितना भी कंपटीशन था, उनके ही साथी जो उनको गद्दी पे बैठना नहीं देखना चाहते थे, उनकी नजर में भी वो एक फुल एंड फाइनल किंग और एक बैटल कमांडर के रूप में पूरी तरह फिक्स हो गए। और उसके बाद साल 1327 में इंग्लिश किंग एडवर्ड II का उनके विरोधियों ने मर्डर कर दिया। उसके अगले ही साल एडवर्ड III ने, जो एडवर्ड II के बाद राजा बने, उन्होंने रॉबर्ट द ब्रूस के साथ एक संधि की और इस संधि के अंतर्गत यह बात मानी गई कि अब स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट राज्य है और वहां के राजा हैं रॉबर्ट द ब्रूस। और इसी वजह से स्कॉटलैंड की हिस्ट्री में बैटल ऑफ बैनोकबर्न एक बहुत बहुत मेजर बैटल है। इस बैटल के बारे में ब्रेव हार्ट मूवी में बिल्कुल लास्ट में दिखाया गया है कि जब विलियम वॉलेस को मार चुके हैं तो स्कॉटिश फोर्सेस इकट्ठा हुई हैं और रॉबर्ट द ब्रूस संधि करने के लिए जाने वाले हैं इंग्लिश फोर्सेस के सामने, पर वो संधि नहीं करते हैं और लास्ट मोमेंट पे विलियम द वॉलेस को याद करके अपनी आर्मी को लेकर चार्ज करते हैं। हालांकि इस मूवी में काफी ड्रामेटाइज किया है। इस सीन में ऐसा दिखाया है कि रॉबर्ट द ब्रूस ऐसा डिसाइड करके आए थे कि वो संधि करने जा रहे हैं, पर लास्ट मोमेंट में उन्होंने विलियम वॉलेस को याद किया और अपनी स्टैंड को उन्होंने चेंज किया और डिसाइड किया कि हम लड़ाई करेंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। बैटल ऑफ बैनोकबर्न की उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी। पर जो भी हो, ये मूवी बहुत ही कमाल की है। इस मूवी में स्कॉटिश लोगों की जो लड़ाई थी इंग्लिश लोगों के खिलाफ इंडिपेंडेंस पाने के लिए, उसका ड्रामेटाइजेशन बहुत ही कमाल का है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।